नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवा क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे भाग 12। जो पार्ट 12 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। यानी फाइनेंस और जो संपत्ति है, कॉन्ट्रैक्ट है, टैक्स है, इसके बारे में बात करता है। तो ये लेक्चर है 34 और हम लोग 33 तक लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के सभी लेक्चर को कवर कर लिए हैं और आगे भाग 12 को इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल आता है वो है 264 निर्वचन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या करना। अलग-अलग जो भी यहाँ पर वित्त, संपत्ति, यानी इस चैप्टर का नाम जो दिया है वित्त यानी फाइनेंस, संपत्ति जो धन होता है, संविदाएँ, कॉन्ट्रैक्ट और जो टैक्स है, इसके बारे में अलग-अलग व्याख्या करता है। तो ये 264 बस यही है और कुछ भी नहीं है और इसे याद करने वाला कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लेवल का नहीं है। यानी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब चलिए 265 में हम लोग देखते हैं, विधि के प्राधिकार के बिना करों का यानी टैक्स का अधिरोपण न किया जाना। इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी टैक्स होता है, कानून के अधिकार से ही किसी के ऊपर थोपा जाता है। जो भी कोई भी मान लीजिए कोई भी टैक्स लगता है, एक कानून के दायरे में इसको बनाया जाता है और किसी के भी ऊपर जैसे लगाया जाता है, तो अगर किसी के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है या उससे संग्रहित किया जाता है यानी कलेक्ट किया जाता है या नहीं भी किया जाता है, तो ये कानून जो पार्लियामेंट या विधानमंडल से यानी लेजिस्लेचर से ये बनता है। तो देखिए, केंद्र में तो संसद से बनेगा नहीं, पार्लियामेंट से बनेगा और जो राज्य में होता है वो कहाँ से बनता है? विधानमंडल से बनता है। तो ये 265 में बस इतना ही आपको ध्यान देना है। 266 में क्या दिया है? भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा से पैसा यानी पब्लिक जो है, पब्लिक डोमेन में जो पैसा, इसको कैसे निकाला जाता है? ये जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड और लोक लेखा से जो पैसा निकाला जाता है, देखिए भारत में यानी पूरे भारत में टैक्स की पैसा, जो टैक्स की पैसा होता है या सरकारी प्रॉफिट के जो पैसे होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में दी जाने वाली जो भी फीस होती हैं, ये सभी आरबीआई में जाता है। आरबीआई के पास जो संचित निधि है उसमें जाता है सभी, ये जितने भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद का सहारा लेना पड़ता है, ये तो हम लोग को भी पता है। अगर पिछले लेक्चर को अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि कैसे बजट लाया जाता है, उसका प्राकलन किया जाए, एस्टिमेटेड फिर से विधेयक लाया जाता है, फिर से विनियोग विधेयक कैसा लाया जाता है पैसा निकालने के लिए, इसको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर नहीं वीडियो देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। फिर से एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जो कंसोलिडेटेड फंड है, इसमें से जो पैसा निकाला जाता है, इसमें से कुछ शर्तें हैं और ये गवर्नमेंट कैसे करती है, संसद में लाती है या स्टेट में होता है तो वो विधानमंडल में लाती है। तो संसद में, जैसे संसद की एक एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले बजट लाया जाता है, जो आर्टिकल 112 में हम आपको पढ़ाए हैं। फिर से दूसरा क्या है? प्राकलन, एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड जो एस्टिमेट किया जाता है, जो विधेयक लाया जाता है, वो 113 में है। फिर से तीसरा है विनियोग विधेयक, जो एक्स्ट्रा मान लीजिए फंड निकालना हो, पैसा निकालना हो, तो विनियोग विधेयक में 114 होता है। और यही प्राकलन में जो 113 है, इसी प्राकलन विधेयक में कटौती किया जाता है, यानी कटौती प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। तो ये याद रखिएगा और हम लोग पढ़ चुके हैं ये भी आर्टिकल्स। देखिए, संचित निधि के जो रक्षक होते हैं यानी संचित निधि के जो रखवाली कह सकते हैं एक तरफ से, ये संसद होता है। राज्य में कौन होता है? विधानमंडल होता है। क्योंकि देखिए, संचित निधि से कहीं पैसा नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि जब विधेयक लाया जाता है तभी निकाला जाता है, नहीं तो उसमें पैसा ही पड़े रहेगा। अब जैसे संसद से पास कराना है विधेयक तभी निकलेगा, पास नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। इसका मतलब संसद ही इसका सिक्योरिटी गार्ड है एक तरह से। जितने भी सेंट्रल कर्मचारी होते हैं, ये एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जितने आपको मैं बता रहा हूँ, एक-एक पॉइंट आपको नोट करते जाइएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है, जितने भी सेंट्रल कर्मचारी होते हैं या जजेस होते हैं, इनका जो वेतन यानी सैलरी जो होता है, ये भी संचित निधि से यानी कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से कोई भी प्राप्त अन्य लोक धनराशि होती हैं। क्या होता है, भारत के लोक लेखे में या जो लोक सेवा होता है, सॉरी, लोक लेखा में ये जमा की जाती है। जो पब्लिक कंसोलिडेटेड होता है उसमें जमा की जाती है। एक एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि जो भारत सरकार होता है या राज्य की सरकारें होती हैं, जो भी प्राप्त धनराशियाँ होती हैं लोक सेवा, जैसे गाड़ी का चालान हो गया, कट गया, तो इसका पैसा कहाँ जाएगा? ठीक है? कोई और टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, इसका पैसा कहाँ जाएगा? तो ऐसे भी जितनी भी चीज़ होती हैं, ये लोक लेखा में जमा की जाती है, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे राज्य का हो, ठीक है? अब चलिए 267 में हम लोग चलते हैं। आकस्मिकता निधि यानी इमरजेंसी इमरजेंसी फंड क्या होता है? इसमें आकस्मिक के समय यानी जब पैसा निकाला जाता है, यानी कोई इमरजेंसी केस आ गया तब ये पैसा निकाला जाता है। इससे पैसा निकालने के लिए संसद में बजट लाए बिना भी ये, देखिए, जब इमरजेंसी फंड से पैसा निकालना होता है तो बजट भी नहीं लाया जाता है।
इसमें क्योंकि इमरजेंसी होता ना, तो इसलिए वो केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही सिग्नेचर करके पैसा निकाल लिया जाता है। केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इमरजेंसी निधि में जितने भी न्यूनतम से न्यूनतम कितना पैसा होना चाहिए, आप एक अंदाज़ा लगाइए। तो चलिए देखिए, जो इमरजेंसी आकस्मिकता निधि होती है, इसमें 500 करोड़ कम से कम यानी मिनिमम इसमें पैसा होना चाहिए। यानी इसमें पैसा इतना तो होना ही चाहिए, 500 करोड़, तब जाकर वो फंड निकाला जाता है। इससे भी अधिक हो जाए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अब चलिए 268 में हम लोग देखते हैं संघ द्वारा यानी केंद्र द्वारा उद्ग्रहित की जाने वाला शुल्क है। यानी उद्ग्रहित का मतलब है कलेक्ट की जाने वाली जो शुल्क होती है वो क्या है। केंद्र सूची में देखिए, रासायनिक औषधि होता है, रासायनिक तैयारियों पर ऐसे स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है। यानी ऐसे प्रोडक्ट या शुल्क भारत द्वारा लगाया जाता माने जाएंगे, लेकिन वो संशोधित नहीं की जाएगी। इसका मतलब देखिए, केंद्र सूची में यानी जो यूनियन लिस्ट है, उसमें रासायनिक औषधि हो गया, रासायनिक तैयारियां होती हैं, जितने इनके कुछ स्टैम्प्स होते हैं, स्टाम्प शुल्क होती हैं, प्रोडक्ट शुल्क होती है, इन पे जो भी लगाए जाएंगी भारत सरकार द्वारा, वे सभी मान्य होगा। क्या होता है, रासायनिक औषधि होता है, रासायनिक तैयारियां होती हैं, ये स्टाम्प शुल्क होता है, प्रोडक्ट शुल्क होता है। तो यानी जो भी शुल्क लगाया जाता है, ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य के अनुरूप जाने वाले ऐसे शुल्क, ठीक है, अनुरूप जाने वाले ऐसे शुल्क होती हैं, भारत की जो आय इनकम होती है भारत की निधि का हिस्सा नहीं होती है। तो ऐसे शुल्क जो संचित निधि का हिस्सा नहीं होती, बल्कि उस राज्य का अधिनिर्णय दिया जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो भी केंद्र द्वारा शुल्क लगाया जाता है, वो संचित निधि में नहीं मान्य किया जाएगा। जैसे 101वां संविधान संशोधन जब 2016 में हुआ, तो इसके अंतर्गत सभी स्टाम्प टैक्स जितने भी होते हैं वो जीएसटी करों में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब जीएसटी में वो चला गया, यानी इसको इसको क्या हो गया, ये संचित निधि में तो हिस्सा इसका नहीं होगा, ये जीएसटी में चला गया। अब 269 में हम लोग देखते हैं संघ द्वारा उद्ग्रहित और राज्यों को सौंपे जाने वाली टैक्स। इसका मतलब क्या है। देखिए, वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर और माल की खेप पर करों को छोड़कर, देखिए वस्तुओं की बिक्री हो गया, क्रय हो गया, विक्रय हो गया, तो इस पर जो भी टैक्स होता है, कोई प्रोडक्ट हो गया, उसके टैक्स को छोड़कर अनुच्छेद जो 269 ए दिया गया है, इसमें ये सभी बताया गया है। भारत सरकार द्वारा लगाया गया एकत्र किया जाएगा। यानी भारत सरकार द्वारा जो लगाया गया टैक्स होता है, इसको सभी एकत्र किया जाए यानी इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन इसको सौंपा जाएगा किसको। ये भारत सरकार तो इकट्ठा करेगी, लेकिन अगर जितना हिस्सा अगर वो राज्य को देना चाहता है तो उसको भी वो दे सकता है। माल की बिक्री या खरीद पर जो टैक्स लगता है, इसका मतलब है कि समाचार पत्रों के अलावा अन्य सामानों की बिक्री या खरीद पर जो टैक्स है, ऐसे बिक्री या खरीद इंटर के दौरान की जाती है। ठीक है, माल की बिक्री हो गया, खरीद पर टैक्स, ये सभी जैसे समाचार पत्र हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, इसके अलावा जो भी अन्य प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड सर्विस हो गए, इन पर टैक्स लगाया जाता है। तो इसमें जो 269 है दोस्तों, ये जो आर्टिकल है 269, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है, तो उतना इसको ध्यान ही मत दीजिए। ठीक है। अब 269 यहाँ पर 9A एक क्लॉज है इसका, अंतर्राज्यीय व्यापार यानी राज्यों के बीच जो व्यापार होता है, वाणिज्य के दौरान माल और सेवा यानी गुड सर्विस पर लगाया गया टैक्स और उसको इकट्ठा करना, इसके बारे में ये बताता है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान ही मत दीजिए। नेक्स्ट आता है 270 आर्टिकल्स, संघ और राज्यों के बीच लगाए गए और वितरित किए गए कर, यानी संघ, केंद्र और स्टेट के बीच जो भी टैक्स मिलता है, इनको इकट्ठा किया जाता है और इनको आपस में कैसे बंटवारा किया जाएगा टैक्स का, इसको इसमें बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 268, 269 और 269 ए में जितने भी इन तीनों को अलग करने के बाद, ठीक है, इन तीनों अनुच्छेद को अलग करने के बाद जितना भी यूनियन लिस्ट के अंदर टैक्स और टोल टैक्स आदि दिया गया है, ये सभी यूनियन गवर्नमेंट लगा सकती है। ठीक है, ये सभी टैक्स जो होता है यूनियन गवर्नमेंट ही लगा सकती है। जो जिसका नियम संसद बनाएगी और लागू केंद्र करेगा। संसद तो नियम बनाएगी टैक्स के बारे में, और लागू कौन करता है, केंद्र सरकार लागू करता है। जिससे सभी टैक्स को इकट्ठा यानी कलेक्ट करके कुछ टैक्स अपने पास ये क्या करती है, भारत सरकार रख लेती है, और कुछ टैक्स को वो राज्य सरकार को दे देती है। तो आज के वर्तमान समय में जो टैक्स है 42% यानी 42% राज्य को दिया जाता है। यानी यूनियन लिस्ट जो यूनियन गवर्नमेंट है जो नियम बनाई है 42% का, ये दिया जाता है, तो इसके तहत ही दिया जाएगा। तो यानी टैक्स का बंटवारा कौन करता है, वित्त आयोग के आधार पर बंटवारा किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
नहीं तो क्या होती है, राज्य सरकार नाराज़ हो जाएगी, कुछ काम नहीं करेगी। तो ऐसे इनका बँटवारा एक जो ट्रांसपेरेंट होता है, इसके बीच वित्त आयोग को रखा गया है। 271 में कहा गया कि कुछ शुल्क और करों को या टैक्स पर संघ द्वारा प्रायोजनों का अधिकार। इसका मतलब क्या है? देखिए, अनुच्छेद 269 हम लोग पढ़े हैं, 270 पढ़े हैं, तो इनके कुछ यानी इनके बाद तो यहाँ 269 और 270 में जो आर्टिकल्स है, इसके होने के बावजूद संसद के किसी भी समय संघ के यानी संघ के उद्देश्य जो भी हैं, इस अनुच्छेद यानी 200 जो अनुच्छेद 246 के ए के अंतर्गत जो भी गुड्स ऑन सर्विस पर जो भी सेवाएं यानी कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, इनको छोड़कर जो भी यूनियन लिस्ट में लोग यूनियन लिस्ट से अलग जो पब्लिक डोमेन का होता है, उसके लेखों में जो भी शुल्क या टैक्स लगाया जाता है, इसको वृद्धि यानी बढ़ा सकता है कौन? संघ। एक बार और समझिए, इसको पहले इरेज कर देता हूँ सबसे पहले इसको, और चलिए एक बार और समझिए। देखिए, अनुच्छेद 269, 270 यानी इसके होने के बावजूद भी संसद किसी भी समय केंद्र के उद्देश्य के लिए अधिभार द्वारा अनुच्छेद 246 ए के अंतर्गत जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है, शुल्क लगाया जाता है, इनको छोड़कर, ठीक है, जीएसटी वाले जो भी सर्विस होती हैं, कर होती हैं, इनको छोड़कर जो भी लोक लेखा में शामिल किया गया है पहले से शुल्क या कर में, इसको बढ़ा सकते हैं। और कौन बढ़ाएगा? इसको केंद्र बढ़ा सकता है। यानी इसका जो होता है अधिभार, यानी पूरी जो इनकम होती है भारत के संचित निधि का एक भाग होता है। ठीक है, इतना तो ये समझ नहीं आएगा 271 में, क्योंकि देखिए ये तो ना तो पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है ये आर्टिकल्स, तो इसलिए उतना ध्यान मत दीजिए। बस एक जो कोरम होता है इसको मैंने पूरा किया हूँ, क्योंकि एक एक आर्टिकल को लेकर मैं चल रहा हूँ। 272 में अगर देखें, कर यानी टैक्स जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं, जो संघ और राज्यों के बीच बीच वितरित किए जा सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, पहली बात, ये जो अब आर्टिकल्स है इसको खत्म कर दिया गया है। जो भी टैक्स पहले संघ यानी केंद्र द्वारा इकट्ठा किया जाता था, वो केंद्र और राज्यों के बीच जो वितरण यानी बंटवारा किया जाता था, इसको अब 272 आर्टिकल्स को खत्म कर दिया गया है 80वां संविधान संशोधन 2000 में सन 2000 में इसको धारा 4 के अंतर्गत इसको खत्म कर दिया गया है। तो इसको याद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब चलिए 273 में हम देखते हैं जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। इसका मतलब क्या है? देखिए, असम हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन राज्यों में जो राजस्व होता है, इसकी सहायता का जो अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत के संचित निधि पर शुद्ध आय यानी जो शुद्ध आय होती है, ये प्योर इनकम होती है, किसी भी हिस्से के समनुदेशन के बदले भारित किया जाता है। किसी भी, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहली बात बता देता हूँ। और जो असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं, इनका राजस्व ये जो जूट है, जूट उत्पादन है, इनको क्या किया जाता? अनुदान दिया जाता है भारत के संचित निधि से, इनका व्यापार चल सके। ऐसे उत्पाद जो राज्य, उन राज्यों को जूट और उत्पादों पर निर्यात शुल्क की प्रत्येक वर्ष ऐसी राशि जो निर्धारित की जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला उतना तो समझ आया नहीं होगा। चलिए सेकेंड पॉइंट में लिखिए, जब तक भारत सरकार द्वारा जूट और जूट उत्पादों पर कोई निर्यात शुल्क लगाया जाता रहता है या उसके शुरू होने से 10 साल की समाप्ति पर निर्धारित राशि भारत के संचित निधि पर भारित यानी प्रभारित रहती है, तो संविधान से जो भी पहले हो। एक बार और समझिए, जब भारत सरकार, इसको हटा देता हूँ, जब भारत सरकार द्वारा जूट और जूट प्रोडक्ट पर कोई निर्यात शुल्क पहले से लगाया जाता है, ठीक है, इसके शुरू होने से यानी जो भारत सरकार जूट उत्पाद पर कर लगाता है, शुल्क लगाता है, इसके शुरू होने से 10 साल की समाप्ति पर या तथा निर्धारित राशि पर भारत के संचित निधि पर यह प्रभारित रहता है। यानी जो भी कर इसके कलेक्ट किया जाएगा वो संचित निधि में कलेक्ट होगा, संग्रहित उद्ग्रहित जो भी होता है किया जाएगा। इस अनुच्छेद में जो निर्धारित शब्द है अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो 270 में दिया गया है, 270 अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और 274 में क्या कहता है? ऐसे कराधान जो प्रभावित करने वाले विधायकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है जिसमें राज्य रुचि रखते हैं। देखिए, कोई भी विधेयक हो गया, कोई भी विधेयक संशोधन जो किसी भी कर या शुल्क को लागू या परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है, कोई भी विधेयक है किसी भी कर को
या शुल्क को लागू करता है या परिवर्तित नहीं करता है, ऐसी विधेयक होती हैं जिसमें राज्य रुचि यानी इंटरेस्ट रखता है या नहीं रखता है। जो भारतीय इनकम टैक्स है संबंधित जितने भी अधिनियम इसके प्रायोजन के परिभाषित किए गए कृषि आय के संबंधित में, का अर्थ वही होता है जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है, ठीक है, जिन पर ऐसे लेख में अभिव्यक्ति या कर शुल्क जिसमें राज्य रुचि रखता है। इसका अर्थ है एक कर, एक टैक्स या शुल्क शुद्ध आय का पूरा हिस्सा किसी भी राज्य को सौंपा गया हो, वो होता है शुद्ध इनकम। जो होता है किसी भी संदर्भ में एक कर यानी टैक्स होता है या शुल्क होता है जिसकी राशि भारत के समेकित कोष से किसी भी राज्य को देय है। नहीं समझ आया तो मत समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको तो बता देता हूँ, लेकिन जो नहीं है इस उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपको कोई वकील नहीं बनना है, बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा। तो ऐसे विधेयक लाया जाता है जिसमें राज्य रुचि रखता है, ऐसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर आवश्यक होता है, ऐसे विधेयक होता है जो टैक्स लगाया जाता है, शुल्क लगाया जाता है। ईयर 274 में ऐसा लिखा गया है। 275 में क्या कहता है, कुछ राज्यों को केंद्र से अनुदान। इसका मतलब क्या है, जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है उस राज्य का जो विकास होता है, उस राज्य का जो विकास और डेवलपमेंट होता है, उसकी केंद्र की तरफ से भरपूर सहयोग दिया जाता है। जैसे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए काफ़ी मांग उठता है, नेताओं द्वारा, पत्रकारों द्वारा, लोगों के द्वारा भी मांग उठता है। लेकिन क्या होता है कि जब विशेष राज्य का दर्जा जब मिल जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा भरपूर सहयोग दिया जाता है। यदि विशेष राज्य में किसी भी प्रोजेक्ट का बजट 15% राज्य सरकार लगाती है तो केंद्र उसमें 85% अपना सहयोग करता है। यानी अनुदान का मतलब वही होता है, विशेष राज्य का दर्जा इसका देना, सहयोग करना। विशेष राज्य के दर्जा देने के लिए क्या क्या शर्तें हैं ये भी जान लेते हैं। तो शर्त जो पहला नंबर होता है, राज्य का अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती हो। पहला जो है, जो राज्य है इस किसी न किसी इंटरनेशनल लेवल पर ये बॉर्डर शेयर करता हो। जैसे राजस्थान हो गया, ये पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। जब राज्य में पहले से प्राकृतिक समस्या या आपदाएं आती रहती हो, बार बार प्राकृतिक समस्याएं आपदा आती रहती हो, तो जैसे बिहार हो गया, या नेपाल से सटा हुआ है, इसका सीमा जो बॉर्डर है इसका भी शेयर होता है। लेकिन इसमें अगर देखें तो कोसी नदी है, ये कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आता है, यानी प्राकृतिक समस्याएं हैं, ऐसी आपदाएं हैं, यानी इसको तो मिलना ही चाहिए। थर्ड क्या कहता है कि जब राज्य औद्योगिक रूप से पिछड़ गया, तो देखिए औद्योगिक रूप इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर बात करें तो जो बिहार का स्टेट है ये औद्योगिक रूप से ये भी पिछड़ गया है, ठीक है। ये भी हम लोग समझ चुके हैं। यही होता है केंद्र के द्वारा अनुदान देना, विशेष राज्य के दर्जा देना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर देखिए वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।